Yes. Now today's topic is limitation of VBT theory and CFT theory. लिमिटेशन पढ़ेंगे VBT थ्योरी की और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे. CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. अब लिमिटेशन क्या आती है VBT थ्योरी में? फर्स्ट इसमें एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल भी गिवन है आपको. सिंपल हम VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं. तो कंपाउंड इज देयर CuNH3 प्लस 2 चार्ज. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी फर्स्ट वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का क्या हो जाएगा? इसको रखा आपने x 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू प्लस 2. तो कॉपर क्या शो करेगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +2. एंड नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर 29, एटॉमिक नंबर इज 29. तो आर्गन का कितना? 18. तो 3d10 4s1. आपको मालूम है डी में 9 और 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते इन केस ऑफ क्रोमियम और कॉपर. तो 11th में इसे आपको क्लियर किया हुआ. ये 3d में कितने हो गए? 10 4s1. तो 29 हो गए इसमें. Cu+2 का मतलब Cu+2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए. तो 1 यहाँ से गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया. 3d9 4s0. नाउ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9. और केस किसका है? ये दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड. आपको एक्सप्लेन किया था Cn और CO इज प्योर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है. इफ डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो और 5 से अबव होंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होगा. नाउ यहाँ NH3 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9. पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 4. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हमने फिल कर दिए. 1 अनपेयर्ड इज देयर. नाउ 4 पेयर और लिगेंड्स आर प्रेजेंट. 4 पेयर लिगेंड्स प्रेजेंट है, मीन्स 4 पेयर गेस्ट प्रेजेंट है. तो अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी ये फिल किया हुआ. इसको हमें क्या कराना? पेयरिंग. लेकिन पेयरिंग कैसे कराएं? ऑलरेडी ये पेयर्ड है. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp3. अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगी? sp3. बट CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? DsP2. इट मीन्स VBT थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है. 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, बट DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होना चाहिए? DMT. ये VBT थ्योरी थी. बट अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी में हमने देखा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रही है? DsP2 आ रही है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कहाँ जंप करता है? यहाँ पर. ये 1 2 3 4 5 4D वाले में जंप कर जाता है. तो इसका पूरा जो बन के आता है इट मीन्स इस टाइप से होता है. यहाँ पे 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर एक डी वाला 3D का एक एम्प्टी हो जाता है. देन 4s 4p है हमारे पास. और यहाँ पर आता है 4D का. 4D में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है? ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जंप करता है? यहाँ पर आता है. ठीक है. तो इसका मतलब अपना 4 पेयर लिगेंड्स हैं. तो 4 पेयर लिगेंड्स कहाँ से आएंगे? एक पेयर यहाँ आ जाता है, सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर किसका? NH3 का. 1 NH3 यहाँ आ गया, 1 NH3 यहाँ होता, 1 NH3 यहाँ और 1 NH3 यहाँ. तो VBT थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती, बट CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व किया गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आती है DsP2 आती है. तो फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी यही हो गई कि इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 आ रही है. बट आप देखो ना कि यहाँ पर 1 अनपेयर्ड बच गया. तो अकॉर्डिंग टू 1 अनपेयर्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो ये पेयरिंग कहाँ कराएगा? 3 तो हो नहीं सकते किसी में भी. तो ये एक केस इसका जो है उसमें आ गया. तो अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी, according to VBT hybridization of complex should be sp3. should be sp3 होनी चाहिए. ठीक है. but it was found किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2. ठीक. पहला तो यही हो गया. इसको नोट कर लेना इसको. तो सेकंड एग्जांपल वी टेक MnCN6-3. ये हमारा दूसरा इसमें था
इसका एग्जांपल को लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Mn फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, वही वीबीटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी जैसे हम निकालते थे। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? सपोज इसको आपने ले लिया x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3, तो -1 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 3 प्लस 3 आ जाएगा इसका। तो Mn यहाँ शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर Mn प्लस 3। नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ Mn इज 25। 25 मीन्स आर्गन, आर्गन का कितना होता है? 18। देन 3d4s, तो 4s2 3d5, तो Mn शो +3, +3 मीन्स यहाँ पर आ गया 3d4 4s0। क्लियर? 3d4 4s0, तो अकॉर्डिंग डी और इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं 3d 1 2 3 4 5, 3d देन 4s देन 4p और फिर क्या आता है? 4d। ठीक है, अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 1 2 3 4। यहाँ तक कंप्लीट। Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड इट मीन्स क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा ही कराएगा। तो पेयरिंग कराएगा मीन्स ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अब नाउ 2 पेयर कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4, 4s 4p देन 4d। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी यहाँ पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स इसका जो है किस नेचर का हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर, बिकॉज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकलेगा? 0। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ देयर इज अ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया ना, बिकॉज Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसने पेयरिंग करा दी। तो पेयरिंग करा दी मीन्स डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वीबीटी थ्योरी तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो हमने कैसे किससे फाउंड किया? CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया कि इसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जम्पशन ऑफ CFT थ्योरी, एग्जम्पशंस ऑफ CFT crystal field theory. First, it assumes ligands and central metal atom to be purely ionic, ठीक है। यानी प्योरली आयनिक का मतलब क्या है? इट डज नॉट कोऑर्डिनेट और कोवलेंट, इट डज नॉट कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। एक्सप्लेन कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। कोवलेंट, आप ये बताओ, मेटल जो है लिगेंड्स अब इसके साथ अटैच होते हैं, तो पहले यही थ्योरी थी ना कि इसको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है। बट CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा कि इट एज्यूम लिगेंड्स जो अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वो आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। मीन्स लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो कोई कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। ये प्योर कैसे होते हैं? आयनिक से जो है आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में, किसी भी तरीके से जो है कोवलेंट या कोऑर्डिनेट नहीं आता। तो सेकंड था इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि कोई कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड किसी तरह से नहीं, सिर्फ आयनिक बॉन्ड से होंगे।
सेकेंड, इट एज्यूम, यानी कि इसमें क्या होगा, अगर मेटल और ये इसके बीच में आएगा तो मीन्स एक के ऊपर पॉजिटिव, देखो सपोज ये दिया हुआ है यहाँ पर हमारे इसके साथ जुड़ा हुआ है लिगेंड, तो लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये मेटल इसको जो है बॉन्ड दे रहा है, सपोज इसके साइड आ रहा है, ये इसको दे रहा है, इट मीन्स इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, मीन्स आयनिक बॉन्ड इज देयर, आयंस बन रहे हैं, मीन्स डाइपोल इनके अंदर जो है, डाइपोल इंटरेक्शन में अगर डाइपोल्स बन रहे हैं, दो पोल बन रहे हैं, मीन्स पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, क्लियर। तो सेकेंड इसमें आ जाएगा कि CFT जो थ्योरी है हमारी, CFT एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब ये एक्सप्लेन करेगी, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ओनली डी ऑर्बिटल्स, सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है और किसी की नहीं वो करनी इसमें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। थर्ड, इस CFT थ्योरी से एग्जैक्ट आपको डाइपोल मोमेंट मालूम पड़ जाएगा, सॉरी हाँ, इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट आपको मालूम पड़ जाएगा, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, किस टाइप का आएगा। तो CFT ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक उसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू देगी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। बट इससे जो है आप वो नहीं फाइंड आउट करोगे, इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स हमें ये मालूम पड़ गया कि जो मेटल है और लिगेंड्स है, सपोज ये मेटल हो गई और ये लिगेंड्स इसके साथ अटैच है, जो भी लिगेंड्स हैं मान लो ये अटैच हैं, तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, कि किसमें आएगा, इसमें आयनिक बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है पॉइंट चार्ज होगा, डाइपोल्स बनेंगे, नेगेटिव चार्ज एक पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दूसरा, स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की, किसके, जो सेंट्रल एटम होगा उसका डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है। CFT में हमेशा एग्जैक्ट पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। इट डज नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इससे नहीं होगी आपकी, वो किससे निकालते हो, VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालते हो पूरी की पूरी। अब इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। नाउ CFT फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए CFT। ऑक्टाहाइड्रल मीन्स सिक्स लिगेंड सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे, तो वो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होगा, ठीक है। अब ऑक्टाहाइड्रल को मैंने बनाया, सपोज ऐसे करके बनाती हूँ, ये ध्यान दो, या M मेटल हो गई, सपोज ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, या यहाँ ले लो, एक यहाँ हो गया L, ये लिगेंड हो गया L, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ठीक है। यहाँ की ये सेंट्रल एटम है, पहली चीज सेंट्रल एटम जो D ब्लॉक की मेटल है, तो D ब्लॉक की मेटल्स में जो D ऑर्बिटल होता है मेटल एटम का, सेंट्रल एटम का, उसमें जो है जो D ऑर्बिटल है उसका क्या होता है, dx2 y2 dz2 dxy dyz और dzx, ये इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर जो है ये क्या है, इसके ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मींस इनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। बट जब सेंट्रल एटम को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तब इस डी ऑर्बिटल की, यानी ये जो दिए हुए हैं इसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, इनकी स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आप, जब सेंट्रल एटम का, ये हमारा सेंट्रल एटम है, सपोज ये बना दिया आपका, इस टाइप से बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ सारे लिगेंड्स हैं, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का शो हो रहा है। यहाँ लिगेंड्स है, सपोज आप मान लेते हो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये आपने जेड ले लिया और ये जेड डैश हो गया।
तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल होता है मेटल आयन का, ये डी ऑर्बिटल के मैंने लिख दिया dx2y2 dz2 dxy dyz dz dzx, ये 5 ऑर्बिटल है डी जनरेट ऑर्बिटल, यानी इनकी सबकी एनर्जी सेम होती है। बट जब सेंट्रल एटम को ये लिगेंड्स जो लगे हुए होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या होंगे 6 लिगेंड्स लगे हैं, जब ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है, और ये लिगेंड्स कहाँ लगे हुए हैं, इसमें ऑक्टा के फील्ड में जो है एक्सेस पे लगे हुए हैं। आप देखो यहाँ एक्सेस पे लिगेंड्स लगे हुए हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो मेटल का डी जनरेट ऑर्बिटल होगा इसके इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या करेंगे, अप्रोच में आएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। और ये जो पूरे ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक में आप यहाँ देखो ये कैसे बन गया, डी एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया, इट मीन्स ये कौन सा वाला बन रहा है, डी x2y2 dx² माइनस y², और ये हो गया हमारा dz² का। आप देखो इसमें ये हो गया हमारा x वाला, ये y वाला हो गया, और ये हमारा किसका आ रहा है, z का, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेस पे प्रेजेंट है। तो रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है इनकी। तो इसका मतलब 2 हमारे जो हैं हायर एनर्जी वाले हो जाती हैं, और 3 की हमारी कैसे होती है, लो एनर्जी होती है। इट मीन्स जो हमारा डी ऑर्बिटल था, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मान लो मेटल का डी ऑर्बिटल था। आपको हायर एनर्जी का मीनिंग समझा रही हूँ, ये तो मालूम पड़ गया कि जब सेंट्रल एटम को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, मीन्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल होता है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है 2 पार्ट्स में। अब 2 हायर एनर्जी वाले आते हैं, बाकी 3 कैसे, लोअर। इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के फील्ड में आप देखो कि ये जो हमारे प्रेजेंट है, ये लिगेंड्स प्रेजेंट है, यहाँ भी लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड है, ये सारे क्या प्रेजेंट है, लिगेंड। लिगेंड कहाँ प्रेजेंट है, एक्सेस पे। तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो भी इसका डीजनरेट ऑर्बिटल आता है, उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन से इनकी एनर्जी क्या होगी, मोर। कौन से हैं ये, dx² y² और dz² वाले। इसका मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 हायर एनर्जी वाले हो गए, और 3 कैसे आते हैं, इसमें लोअर एनर्जी वाले हो जाते हैं। तो हायर एनर्जी वाले कौन से हो गए, dx2y² dz²। यहाँ क्या आएगा, dxy dyz, और d कैसा हो जाएगा, zx हो जाएगा। नाउ द स्टूडेंट्स, ये हो गया यहाँ पे। अब ये देखो इसको कैसे वो करोगे, डेल्टा नॉट यानी ओ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए करे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया, और ये हमारा हो गया बिल्कुल सेंटर ले लेते हैं, दिस इज द बेरी सेंटर, BARY बेरी सेंटर, ठीक है। तो अब इनमें जो एनर्जी का दोनों का क्या आना चाहिए, दिस इज अ बेरी सेंटर, इक्वल एनर्जी वाला वो आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, इसको लेते हैं EG, और इसको बोलते हैं T2G, और यहाँ पर जो एनर्जी का वो लेते हैं, एवरेज कितना आया हमारा 3.5, और ये आता है 2/5, यानी दोनों का निकालेंगे कितना, ये हायर एनर्जी वाला था कितना लोअर, तो यहाँ पर क्या आता है इसका एवरेज, यानी दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो ये टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए था, ठीक है। फिर एक बार कि टेट्राहेड्रल फील्ड में हायर एनर्जी क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्सेस पे होते हैं। तो यहाँ इनके लिगेंड्स के लोन पेयर या जो ये मेटल एटम है, इसका जो भी डीजनरेट डी ऑर्बिटल आता है, उनमें बीच में क्या होगा, रिपल्शन। जितना ज़्यादा रिपल्शन हुआ उतना जो है वो कैसी एनर्जी वाले हैं, हायर एनर्जी वाले। तो आपको ये एक्सप्लेन किया कि इसमें जो है एक्सेस पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो यहाँ पर आगे dx2 माइनस y2 dz²। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए बन गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए क्या होता है, और ये डायग्राम भी कभी कभी पूछा जाता है। सिंपल, जब तक मेटल का कोई लिगेंड से अप्रोच नहीं था तब तक उसका डी ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल था, सेम वो था। बट लिगेंड जब अप्रोच कर रहे हैं तब इसका जो है डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। 2 हायर एनर्जी वाले और 2 क्या हो गए, लोअर एनर्जी वाले हो गए। और हायर एनर्जी वाले dx2 माइनस y2 dz² हो गया, और ये dxy dzx dyz और dzx। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको एक बार लिख भी लो, द कन्वर्जन ऑफ, मैं इसको रब कर देती हूँ, द कन्वर्जन ऑफ 5 degenerate d orbital of the metal
of the metal ion into different ion, into different sets of orbital, sets of orbital, 2 सेट्स में हुए थे, 2 सेट्स ऑफ orbitals having different energy, having different energies in the presence of, in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड्स नहीं थे तब तो डीजेनरेट था, यानी कि पूरा का पूरा सबकी एनर्जी क्या थी, सेम थी, ठीक है। लेकिन लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो लिगेंड्स इज कॉल्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड, CFS मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये अब एक बार जो है टेट्राहेड्रल फील्ड में भी देखते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल फील्ड में किस टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, टेट्रा स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो इसमें एक वो रहेगी आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वो क्या होती है, द स्प्लिटिंग बिटवीन, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ताकि इसको भी ये टर्म्स भी आपकी आ जाती है तो आपको क्लियर हो जाए। स्प्लिटिंग एनर्जी, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में आता है द एनर्जी डिफरेंस। आपने देखा था 2 सेट बन गए थे, तो उसी में है द एनर्जी डिफरेंस between the 2 sets, between the 2 sets of energy। यहाँ पे थोड़ा 2 sets of energy level is called the energy difference between 2 sets of energy level, ठीक है, is called CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो एनर्जी डिफरेंस आता है 2 सेट के बीच में, dx2 माइनस y2 dz स्क्वायर, dxy dyz dzs बन गया। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब आपको यहाँ ये मालूम पड़ा कि किस टाइप से। अब इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं कि कब कब, क्योंकि इसको फिल करना स्टार्ट कराने से पहले आपको इसकी 2-3 चीजें और भी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आता है, कि पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब कब होगा। इफ डेल्टा ओ, यानी हमने लिखा था ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, इज लेस देन P, P मीन्स पेयरिंग एनर्जी की बात करेंगे, मीन्स डेल्टा O जो है वो लेस होगा किससे, P से। P से पेयरिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, इसका मतलब वीक लिगेंड होगा, तो यानी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो वी हैव वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा कि जो 4th हमारी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर कर जाएगा, Eg में एंटर कर जाएगा। देखो मैंने आपको ये बताया कि हमारा इस तरीके से था 5, ये हमारा गया 2 वाले, और ये हमारा गया 3 वाले, ये हमारा क्या था T2G, और यहाँ पर क्या था हमारा Eg, ठीक है। ये हमने लगाया डेल्टा O, और ये हमने करा था इसमें, यहाँ हमने लिया था इसका सेंटर, एवरेज पूरा सेंटर लिया था ना। क्या बोला था इसको, सेंटर को किस टाइप का ये हमने लेकर चले थे कि यहाँ पर जो है हम इसको बोल के चल रहे थे कि इन दोनों की एनर्जी जो है उनके बेरी सेंटर, ठीक है, दिस इज बेरी सेंटर। अब मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये है कि डेल्टा O जो है हमारा इज लेस होगा किससे, देन P से,
ठीक है, देन पी, तो डेल्टा ओ जो है वो लेस हो जाएगा किसे, पी से। वी हैव वीक फील्ड लिगेंड, तब हमारा लिगेंड कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। ऐसे केस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अभी एक्सप्लेन कर रही हूं आपको, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर, कहां पर एंटर कर जाएगा आपका, वन ऑफ द, यहां क्या आ रहा है, ईजी में, वन ऑफ द ईजी ऑर्बिटल, क्योंकि ऊपर वाला ईजी है, नीचे वाला T2G है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, सपोज यहाँ पर हमारे जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास 4 फिल करने हैं, तो T2G में कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि T2G के कितने ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर, 3 ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर हमारे 2 बने हुए हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, अगर केस होगा जिसमें कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि इफ डेल्टा ओ इज मोर, अगर ये ज्यादा है, देन पी, अगर पी से ये ग्रेटर है मीन्स डेल्टा और नॉट पी, यानी पेयरिंग एनर्जी से इसका ज्यादा है, तो वी हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वी हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऐसे केस में हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ऐसे केस में क्या होगा, पहले यहां पर ही पेयरिंग होगी, तब उसके बाद जाएगा, तो जो हमारा फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा यहीं से पहले पेयर करना शुरू कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा इफ वी हैव डेल्टा ओ, यानी ये ग्रेटर है, तो वी हैव स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड द पेयरिंग विल अकर इन द T2G, T2G में ही हो जाएगा। सपोज 4 है हमारे डी में, तो यहाँ पर ही पहले पेयरिंग हो जाएगी दोनों में, 1 2 3, देन फोर्थ यहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, तब फोर्थ ऊपर नहीं जाएगा, तो T2G में ही आ जाएगा ऑर्बिटल, यहाँ पर विल अकर इन द T2G। ये आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से हमारा, तो इट मीन्स, अब इसको याद कर लो आप, इसको अच्छे से याद रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि यहाँ आप लिखो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स आपका यहाँ क्या हो जाएगा, हाई, डेल्टा ओ हमारा कैसा है, इसमें हाई आ रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, लो स्पिन की, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमारे, ठीक है। अगर हमारा वीक फील्ड आता है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड के लिए हमने क्या बात की, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वो कितनी हो जाएगी, लो हो जाएगी डेल्टा ओ, और ये फॉर्म करेगा हाई स्पिन, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब इसको ध्यान में रखना है कैसे हम इसको फिल करते हैं, अब इसके आपको एग्जांपल देके बताऊंगी, फिर टेट्राहेड्रल करेंगे। ये स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल ले लिया हमने इसका, ये समझने के बाद कि अगर पेयरिंग एनर्जी मीन्स, पेयरिंग एनर्जी का क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन होगा उसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो वीक फील्ड लिगेंड आएगा। अब मैंने सपोज आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल भी मैं यहीं पे लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देके चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक, या इसको रब कर देती हूँ ताकि ऊपर वाले पॉइंट लिखे रहने देती हूँ, ताकि आपको यहाँ पर से क्लियर होता जाए कि क्या बताना चाह रही हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया आपका FeCN6, FeCN6 और उसके ऊपर चार्ज आपका आ गया -3। अब VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग आप कर चुके हो, ये CN6, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो अभी ऑक्टाहेड्रल का ही बनाया था हमने। कैसे बनाया था ऑक्टाहेड्रल का, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया, 2 हमारे हायर एनर्जी वाले थे, 3 हमारे ये शो किया था, ये T2G था, और यहाँ पर क्या था, EG था। अब आपको जो है इसके अंदर आपने बताना है कि लो स्पिन है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो अब आप यहाँ देखो CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ रहा है, ठीक है, CN हमारा किस में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ रहा है। आपको मालूम है CN क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है। अब पेयरिंग कराता है हमारा, तो इसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता के चलो कि किस तरीके से इसको फिल करेंगे, ठीक है। CN हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है, तो इसको चेक करो और मुझे एक बार को देखो कि इसमें किस टाइप से पेयरिंग होगी, नहीं होगी, क्या अनपेयर, यस टेल मी। अब सेम वही Fe, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना था, तो FeX -1 × 6
इजिकल टू -3, तो Fe का कितना आ जाएगा +3, ठीक है। +3 मीन्स इसका पूरा वो निकालोगे तो क्या आ जाता है लास्ट में, आपको मालूम, मैं एक बार पूरा Fe का भी बता दूँ आपको। Fe का है हमारा 26 का मतलब हो गया आर्गन 18 और 3d6 4s2, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा Fe का +3 मीन्स आर्गन और 3d5 और 4s0। नाउ Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्लियर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इट मीन्स क्या होगा यहाँ पर 3d में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसे जाएंगे 1 2 3, तो सारे के सारे पेयरिंग किसमें होगी, इसी में होगी 4 5, तो T2G में कितने आ गए इसमें 5 और Eg में हमारे कितने बच गए 0, Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, इट मीन्स किस नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल इसको बताना कि अगर आपका जो है पेयरिंग वाली एनर्जी से डेल्टा नॉट जो है ग्रेटर है तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। और पेयरिंग कहाँ हो जाएगी, T2G में ही पेयरिंग हो जाएगी। अब ये किस तरह से हो गया, लो स्पिन वाले में आ गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, इसको रब कर रही हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम वैसे का वैसे ही लिया, 3D में कितने थे 5 थे, उसी को आपने करके दिखाया। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसी को रब करके यहाँ पर लेती हूँ। सपोज मैंने एग्जांपल लिया FeH2O 6 +3, ठीक है। Fe अगेन 26 मीन्स 4s आर्गन, then 3d6 4s2, तो Fe ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 मीन्स आर्गन का हो गया यहाँ पर, और यहाँ आपका आ गया 3d5 4s0, अगेन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 5, बट H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, ये वीक लिगेंड है। तब क्या होगा ऐसे केस में, अगर वीक है इट मीन्स ये T2G वाले हो गए, पूरा कंप्लीट नहीं बना रही T2G, और यहाँ क्या हो गया Eg। अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है तो समझ लो हुंड प्रिंसिपल फॉलो होता है। हुंड रूल क्या था हमारा कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होते हैं, तो यहाँ पर हुंड वाले उसको रूल को फॉलो करोगे, हुंड्स रूल, ठीक है। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होते हैं। अब 5 है तो 5 कैसे चले जाएंगे, आप देखो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5, इट मीन्स T2G में कितने हो गए 3 और Eg में कितने हो गए 2, और फिर 5 के 5 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। 5 के 5 जो है इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेचर क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक, नेचर इसका आ रहा है पैरामैग्नेटिक, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, क्लियर। तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, वो आप पहले इसमें समझ चुके हो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखोगे कि अगर पेयरिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है तब तो हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, पहले T2G में ही जाएंगे, रूल को ही फॉलो करेंगे। T2G में जाने के बाद ये क्या होगा इसमें, फिर इसमें Eg में चले जाएंगे, है ना, T2G में जाएंगे यानी रूल को फॉलो करेंगे। अब अगर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाएगा हमारा, तो पहले किस में जाएंगे, हमारे किस टाइप से हो जाएगा ये बताओ। अगर पेयरिंग के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी तो इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, T2G में गए इलेक्ट्रॉन और फिर किस में चले गए, हमारे इसमें अंदर चले गए, यानी 5 इलेक्ट्रॉन से सपोज तो इसमें गए और इसमें चले गए। और एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसका। अब एक और एग्जाम्पल आप इसका देखो, इन दोनों रूल को फॉलो करते हुए। अब मैंने सपोज आपको दिया CO F6 क्या -3, तो कोबाल्ट 27 में हमारा आ जाता है आर्गन, यानी यहाँ पर आर्गन का हो गया 18 और यहाँ आ गया 3d4s2 यानी यहाँ पर आ गया 3d7, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना आएगा +3, ठीक है ना, क्योंकि x +1 × 6 = -3, तो कोबाल्ट का 3 आएगा। 3 मीन्स यहाँ पर हो गया आर्गन का कितना आ गया, ये 3d यहाँ पर 6 और 4s0। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और आपको मालूम है, ये मैंने आपको समझा दिया इसमें कि d ऑर्बिटल को किस तरीके से वो कर रखा है, 2 ये आ गए dx2 y2 वाले, dxy dyz।
यानी ये T2G और यहाँ पर आ गया EG। अब यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। एफ क्या है हमारा, वीक लिगेंड में आता है, क्योंकि वीक लिगेंड है हमारा। ये वीक लिगेंड है मतलब पेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वीक लिगेंड फॉलो करेगा किसको, हुन प्रिंसिपल को। अगर हुन रूल को फॉलो करेगा तो किस नेचर का आ जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होंगे, सिंगली फील्ड होंगे 1 2 3, आगे किस में चले जाएंगे 4 5, देन किस में आ गए 6, इसमें आ गए। क्लियर है ना, 6 इसमें आ गए। तो T2G में कितना हो गया 4 और EG में कितना आ गया 2 आ गया। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। क्लियर। अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है मींस पेयरिंग की एनर्जी ज़्यादा है, हमें पेयरिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इससे बेटर है ना कि वो किस में जाते हैं, पहले सिंगल रूल को फॉलो करते हैं, पहले सिंगल सिंगल आएंगे, इनमें एनर्जी गैप कम होगा, उसके बाद इनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो एग्जाम में CFT थ्योरी के बेस पे भी और VBT थ्योरी के बेस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर VBT थ्योरी के बेस पे इसको ध्यान रखो, इन 2 पॉइंट को भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड की। यस स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल फील्ड में कैसे होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो टेट्राहेड्रल फील्ड में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज ऑलवेज लेस देन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें 4 होंगे लिगेंड्स। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड्स अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। आपको मालूम है, एक्सप्लेन किया था कि एक्सिस पे जो है इसको अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, और इसमें जो है मोर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, और मेन जो होता है कि इनमें लिगेंड्स अप्रोच करते हैं थ्रू स्पेस बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं। अब एक्सिस के अगर बीच में करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये एक्सिस में आ रहा है, सपोज टेट्राहेड्रल फील्ड का ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इस टाइप से है। अगर ये बीच में से अप्रोच कर रहे हैं तो बीच में इसका जो डी ऑर्बिटल का डीजेनरेट जो पोर्शन है, जो भी ऑर्बिटल आ रहा है उसमें रिपल्शन होगा, वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मालूम था ये एक्सिस पे थे, तो एक्सेस पे होने की वजह से dx2y2 dz2 वो ऊपर गए थे। और इसमें टेट्राहेड्रल फील्ड में क्योंकि बिटवीन द एक्सेस होता है, तो बिटवीन द एक्सेस होगा तो ये क्या आएंगे इसमें dxy dyz dz वाले क्या ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्योंकि ज्यादा रिपल्शन हुआ तो ये ऊपर आ गए। अब सेम जो है इसमें वही का वही रहा इसमें, लेकिन ये E और ये क्या है T2, डेल्टा T मीन्स टेट्राहेड्रल फील्ड। और यहाँ पर दोनों की एनर्जी का जो है सेंटर, यहाँ हमने ले रखा दिस अ बेरी सेंटर, इनका एवरेज क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये आपका ये जो है टेट्राहेड्रल फील्ड का था सारा, कि दोनों के डायग्राम एग्जाम में आते हैं, दोनों को आपने अच्छे से समझना है कि किस टाइप से है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड का था, यहाँ पर ये आपका किस में आता है, टेट्राहेड्रल फील्ड में आ जाता है। दूसरा एक और आपका इसमें आ जाता है कि दोनों के अंदर जो है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, मतलब इन दोनों के बीच में एनर्जी का वो पूछा जाता है। तो वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस टाइप का इनमें क्या रिलेशन। तो स्टूडेंट इसके बीच में आपने ध्यान रखना है द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वैल्यू फॉर टेट्राहेड्रल coordination entities is about half of the, इसको मैं रब कर रही हूँ ऊपर वाले को ताकि आपको लिख सको, आराम से समझ सको। हाफ या पूरा ही लिख देती हूँ इसको दोबारा से, द वैल्यू फॉर tetrahedral coordination entity entities is about half the delta value for octahedral entities मीन्स आपको ध्यान रखना है डेल्टा T इज इक्वल टू होगा 4/9 डेल्टा O। तो कभी कभी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पूछा जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।